मेरी कहानी का शीर्षक है अपने अपने अलाव। माँ के घर पिछवाड़े में छोटी सी कच्ची ज़मीन। माँ उसमें अपने मन का खेल लेती। किसी कोने में मिर्च तो किसी कोने में धनिया के बीज बिखेर आती। कोई कोना कद्दू का तो कोई गिलकी, बरबटी, लौकी का। वो माँ से कहती, उन्हें सांस लेने के लिए जगह तो दो। हर बार एक ही तरह मुस्कुरा कर कहती, आने तो दें, फिर उन्हें देखेंगे। कहना चाहती थी कि फिर देखना। उसे पता है वे दिन आएंगे तो मैं लड़ूंगी उनसे। हर साल वे दिन आते, झुंड के झुंड हरियाते। माँ तब मोटे काले पॉलीथिन ले आती। मिट्टी, खाद और रेत मिलाकर गाती हुई कुछ देर नम आँखों को जीती। फिर मुझे साथ लेकर एक एक पौधे को रौंपती प्लास्टिक की पन्नियों में। कहती, जतन से उखाड़ना। पहले तो मुझे उखाड़ने भी नहीं देती थी कि तुम जड़ें बिखेर दोगी, पर धीरे धीरे मैं सीख गई। आसपास कुछ मिट्टी ज़रूर रखना, पौधे को अपनी जगह का एहसास दिलाए रखना होता है ना। पौधे तैयार होते धीरे धीरे और उनके विदा होने का दिन आ जाता। बाबा जैसे मोहल्ला गढ़ते पौधों के, ये लौकी, ये बरबटी, ये कद्दू, फिर ठेले पे रखकर शहर की चौखट से सजी नर्सरी में बेच आते। ज़मीन, आंगन, सब फिर सूना। माँ मिट्टी मिलाती, कहती, अभी उसे अपने पे रहने दो, उसे अपने पे आने दो, पीछे मत जाना। वक्त जाते जाते धरती पुराना रूप लेने लगती। तब तक फूलों की बारी आ जाती। बस सिर्फ तपती धूप में, गर्मी में घर का पिछवाड़ा धरती की दरारों से कराहता। माँ के बचपन की भी अपनी दुनिया थी, पर उनके बाबा के पास एक छोटा सा खेत था। क्यारियाँ बनाते समय पौधे जगह बदलते तो थे, पर वे जिला बदर नहीं होते थे। जहाँ गेहूँ और चने की सुनहरी बालियाँ थीं, ये बालियाँ अन्न में तब्दील होकर सारे परिवार के पेट बुझा दिया करती थी, पेट की आग बुझा दिया करती थी। पेट की आग का तो मेरी माँ के आंगन के पौधों से सगा रिश्ता था। वे आग पौधों की भी बुझाती, पर पौधों की बेदखली। क्या कोई और तरीका माँ जानती भी नहीं थी, या इसलिए कि उसके पास उतनी ज़मीन भी नहीं थी जितने उनके बाबा के पास थी। और अब मेरी बारी। जब घर में पेट की आग का सवाल नहीं है, पर बेटे का कल तो मुँह खाए बाए खड़ा है ना। थोड़ा बहुत जान समझ के इतना तो जानती ही हूँ, घटते घटते ज़मीन का कोई टुकड़ा भले ही मेरे पास ना बचा हो, पर बेटे को बेहतर ज़िंदगी देने का सपना तो पाला ही है ना मैंने। मम्मा, मैं सीख लूँगा, आप छोटा बेबी को देख लो ना। बेटे को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार किया। दरवाज़ा खोलकर कैंपस का नज़ारा देख स्कूल भेजने का इरादा बदल दिया। पिंडली पिंडली तक पानी, ये दृश्य बदला है यहाँ से। सारी रात बादलों ने धरती का पोर पोर भिगाया था। तो जब मैंने बेटे से कहा कि आज स्कूल जाना कैंसिल, छोटा बेबी भी परेशान होगा अगर मैं तुम्हें गेट तक छोड़ने जाऊंगी। मेरा इशारा अपनी कॉलोनी के गेट से था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बेटे को समझाइश दी। वह लगातार समझदार होता जा रहा है, इसलिए उसके जवाब, नहीं मम्मा, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं धीरे धीरे सब सीख लूँगा, ने उसके प्रति मुझे दुलार से भर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी बेटा इतनी समझदारी से स्थितियों का सामना करेगा। यही उसके स्कूल के शुरुआती दिन और यही समय जब मैंने यह बड़ा निर्णय लिया। बेटे की दुनिया में दो नए अध्याय जुड़े हैं, एक स्कूल और दूसरा मेरे पेट का बढ़ता साम्राज्य। स्कूल से आते ही उसका पहला काम मेरे पेट पर हाथ रखकर छोटा बेबी और उसका हालचाल पूछना। फिर अपने स्कूल की बातें, कपड़े बदलते हुए, फिर कहीं खाने का विचार। बाज़ार जाएं तो सारी चीज़ें छोटा बेबी के लिए, नाम की लंबी लिस्ट जो वह आने वाले का रखेगा। हर दिन उसकी लिस्ट में कोई एक नया नाम शामिल।
मेरा प्रयास होता कि बेटे का कम से कम जुड़ाव हो, पर उसकी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर तो यही था। कुछ निर्णय परिस्थितियों के बदलने से कितने अलग शक्ल ले लेते हैं, यह निर्णय लेते वक्त हमें पता नहीं होता कि आगे परिस्थितियाँ क्या शक्ल अख्तियार करेंगी। अभी तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं, लगभग 4.25 महीने का समय और है। कुछ समझ में नहीं आता तो वक्त के हाथों में सौंप देती हूँ सारी परिस्थितियाँ। बेटे की इन नज़दीकियों को कैसे अलगाव दूरी में बदलूं, कुछ समझ नहीं आता। समझ में तो तब भी नहीं आया था जब अपनी आजीविका के लिए मैंने कपकेक बेक करने शुरू किए थे। पूंजी ना होने से एक बड़ी बेकरी शॉप से संपर्क किया। शर्त ये रही कि मटेरियल वो देगा, अनुपात का संतुलन ही तो स्वाद रचता है। इसलिए मुझे कपकेक्स अपने आंगन की तंदूर में पकाना है, बेक करना है, फिर लेबलिंग, पैकेजिंग, उसकी लगातार माल दुकान पर, सेल ठप्पा सब उनका, मेरा सिर्फ तंदूर। जहाँ पकना है कपकेक्स। अपने बच्चे को कभी समझा ही नहीं पाई, बेटा ये कपकेक्स अपने हिस्से के नहीं। वह जब तक ज़िद कर ही लेता। उसे शायद कल समझ आ जाए जब वह बड़ा हो जाए कि तंदूर की भूमिका क्या होती है और सील ठप्पों के अधिकार क्या होते हैं। निर्णय चाहे बेकरी का हो या इस नए बच्चे का, हम पति पत्नी ने सोच समझ कर यह निर्णय लिया था। इसलिए जब दूर पड़ोस की सहेली ने मुझसे साझा किया कि वह अपने घर की छत की कामना में उसने अपने पेट की खाली जगह किराए पर दे दी थी, चाहो तो तुम भी दे सकती हो, तो मुझे अपने बेटे के भविष्य की नींव मजबूत करने का विचार आया था। थोड़े असमंजस संशय के बीच पसरा सन्नाटा धीरे धीरे छट गया था, क्योंकि दोनों को अपने बेटे के चेहरे की मुस्कुराहट जिंदा रखने का यह तरीका इसलिए ठीक लगा था कि 1 साल की ही तो बात है और डॉक्टर कहती है कि 21 से 40 की उम्र के बीच यह काम कम से कम 3 बार किया जा सकता है। तुम्हारे पास एक सुंदर स्वस्थ बच्चा है, सारी शर्तें पूरी होती हैं। तुम्हारी कोख में पनप जाए बच्चा तो पैसे की पहले किश्त तुम्हारी हथेली में। तो करूं मैं कुबेर नाथ जी से बात। नाथ दंपत्ति से एग्रीमेंट की तमाम शर्तें हमें अपने फ़ायदे की लगी थी। भरण पोषण, देखभाल, दवाई, मेडिकल सब उनका। 3 किश्तों में पैसों की भरपाई, काम की पूर्णता के प्रतिशत के हिसाब से। बस एक शर्त बहुत नागवार गुजरी थी कि इतने वक्त आपको हमारे ही घर में रहना होगा। पर तब तक मेरा पति और बच्चा, उनकी खामोशी में जवाब शामिल था। यह तो सोचा ही नहीं था। मैं अड़ी रही, बच्चे और पति के बिना नहीं। हाँ, मैं अपने ही घर में आपके लिए। तब यह समझ नहीं आया था कि मेरा अपना बेटा इस तरह जुड़ जाएगा छोटा बेबी से और नया प्रश्न अपने जवाब ही नहीं खोज पाएगा। एग्रीमेंट करते समय कहाँ समझ आया था कि पति और बेटे पर क्या क्या और कैसी कैसी शर्तें लागू होंगी। ये कोई कपकेक्स तो है नहीं कि मैं अपने बच्चे को बहला लूं या बाज़ार से कोई दूसरा खरीद के ला दूं। और पति, जब नाथ दंपत्ति से वादा किया था आपके बच्चे को सहेज कर रखूंगी, तो कहाँ लिखा था कि मैं अपने भीतर पति का प्रवेश वर्जित कर दूंगी। पर अतिरिक्त सावधानी ने, अपने बच्चे के हिस्से के पैसे की चिंता ने पति को धीरे धीरे अपने से दूर करने का काम अनजाने में भले ही मैंने कर दिया। जबकि माँ बनने की प्रक्रिया में पहले एक बार 9 महीने शामिल रह चुकी थी और तब सब कुछ सहज था, बस थोड़ा संभलते हुए। बात सिर्फ इतनी कहाँ थी, पति की दूरी की दूसरी वजह इससे भी महत्वपूर्ण थी। पहली खेप पैसे की जितनी सहजता से पति के हाथ में रख दी थी, दूसरी नहीं रख पाई। पहले किश्त की छोटी पूंजी पति ने अपने छोटे मोटे कमीशन बेस्ड काम में खपा दी थी। रोलिंग में है, पर पैसे हाथ से बिला गए थे। इस बात ने मुझे चौकन्ना कर दिया। अपने बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे गवारा नहीं था, इसलिए दूसरी किश्त आते आते मैंने चेक पर साइन करने से इनकार कर दिया। पैसा और देह दोनों ही पति की जद से बाहर हो गई।
यह सब कहाँ लिखा था जा सका था एग्रीमेंट में। रिश्तों की ऐसी परिभाषा हम दोनों ने पहले कभी नहीं गढ़ी थी। घूरती आंखों का लगातार सामना हो रहा था। कभी मदहोशी की गंध के साथ पति का घर लौटना, शरीर पर कब्जे की ख्वाहिश और मेरा परे ढकेलना। हम दोनों ने भीतर ही भीतर समय के कैलेंडर पर दिन रात 10-10 बार क्रॉस लगाए, पर समय ने हमारी बात सुनी ही कहाँ थी। यूँ नौवा लग चुका था और कुछ निश्चिंता भी थी। बस महीना सवी महीना और बेटा बाकी स्थितियों से बेखबर मेरे पेट में छोटा बेबी का फुटबॉल खेलना देख रहा था, महसूस कर रहा था, खुश था। क्लाइमैक्स अपना क्लाइमैक्स इस तरह रचेगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। दूध लौटने की आदत बन चुकी थी पति की। उन्होंने मुझे पाना चाहा। मेरा समझाना काम नहीं आया कि बस ज़रा से दिन सब्र कर लो, यह अमानत है किसी की। पति मुझे पाने और मैं अपने को बचाने हाथापाई में ही नहीं उलझे। बेख्याली या गुस्से में पति की ज़ोरदार लात मेरे पेट पर। सारी एहतियात धरी की धरी रह गई। तेज़ पेट दर्द और कुछ हल्का सा रिसाव एक साथ महसूस किया। अनहोनी की आहट कहीं आसपास थी। एक के बाद एक मैंने 3 फ़ोन घनघनाए। पहला डॉक्टर को, दूसरा नाथ जी को और तीसरा कांपते हाथों से 100 नंबर डायल किया। आंखों में आंसू थे। पता नहीं पीड़ा कहाँ थी। मैंने कैब बुक की। बेटा, छोटा बेबी, बैग, कुछ कपड़े, पैसे, ATM कार्ड। कैब ने गति पकड़ ली थी अस्पताल की ओर और मैं पीछे मुड़कर देख नहीं सकी। धन्यवाद।